चलिए सुनते हैं रविंद्रनाथ टैगोर की लिखी कहानी सज़ा। जब दुखीराम और छिदाम दोनों भाई सुबह हाथ में हंसियाँ लेकर मजदूरी करने बाहर निकले, तब उन दोनों की पत्नियों में चकचक चिल्पो मची हुई थी। किंतु प्रकृति के अन्याय कलरव के समान इस कलह कोलाहल का भी मोहल्ले भर के लोगों को अभ्यास हो गया था। तेज आवाज़ सुनते ही एक दूसरे से कहते, वह देखो छिड़ गई। अर्थात जैसी आशा की जा रही थी ठीक वैसा ही हुआ। आज भी स्वाभाविक नियम में किसी प्रकार का बदलाव नहीं हुआ। प्रातःकाल पूर्व दिशा में सूर्य निकलने पर जैसे कोई उसके निकलने का कारण नहीं पूछता, वैसे ही इन कोरियों के घर में दोनों देवरानी जेठानी में जब कोई हो हल्ला होने लगता, तब उसका कारण जानने के लिए किसी के मन में किसी प्रकार का कौतूहल उत्पन्न नहीं होता। इसमें संदेह नहीं कि यह कला कोलाहल पड़ोसियों की अपेक्षा दोनों पतियों को अधिक स्पर्श करता, किंतु वे किसी प्रकार की असुविधा को नहीं मानते थे। वे दोनों भाई मानो इस संसार पथ पर किसी इक्के में बैठे जा रहे हों। अपने दोनों ओर स्प्रिंग के दो पहियों की निरंतर खड़खड़ और गड़गड़ उन्होंने जीवन रथ यात्रा के विधि विहित नियमों में ही मान लिया हो। इसके विपरीत जिस दिन घर में कोई शोर न होता और चारों ओर सन्नाटा छाया रहता, उस दिन उन्हें किसी उपद्रव की आशंका होने लगती। उस दिन कोई हिसाब करके ये नहीं बता सकता था कि कब क्या हो जाएगा। उस दिन संध्या के कुछ पहले दोनों भाई जब मजदूरी करके थके हुए लौटे तो उन्होंने देखा कि घर साएं साएं कर रहा है। बाहर भी बड़ी उमस थी। दोपहर के समय वर्षा की जोरदार बौछार हो चुकी थी। अब भी चारों ओर बादल छाए थे, हवा का नामो निशान न था। वर्षा के दिनों में घर के चारों ओर के जंगल और झाड़ झंखाड़ बहुत बढ़ गए थे। वहां से और पार के जलमग्न खेतों से गीली वनस्पतियों की सघन गंध वाष्प अटल प्राचीर के समान चारों ओर डटी हुई थी। गौशाला के पीछे गड्ढे में मेंढक टर्रा रहे थे और झिल्लियों की झनकार से संध्या का आकाश गूंज रहा था। थोड़ी दूर पर बरसात की नदी बादलों की छाया में बड़ा भयंकर रूप धारण किए बह रही थी। अनाज के खेतों का अधिकांश बहकर बस्ती के पास आ पहुंचा था। यही नहीं, टूटे किनारे के पास दो चार आम और कटहल के पेड़ों के तने पानी में बाहर दिखाई दे रहे थे, मानो उनके निस्सहाय हाथों की फैली हुई उंगलियां शून्य में किसी अंतिम अवलंब को अपनी मुट्ठी में कसकर पकड़ने की चेष्टा कर रही हों। दुखीराम और छिदाम उस दिन जमींदार की कचहरी में काम करने गए थे। उस दिन नदी के पार किनारे की भूमि में जली धान पक गया था। वर्षा में नदी के किनारे डूब जाने के पहले ही धान काट लेने के लिए बस्ती भर के गरीब लोग या तो अपने खेत में या फिर मजदूरी कर काटने में लगे हुए थे। बस केवल इन दोनों भाइयों को कचहरी का सिपाही आकर जबरदस्ती पकड़कर ले गया। कचहरी के छप्पर को भेद कर जगह जगह से पानी चू रहा था। उसी की मरम्मत में और कुछ टट्टर तैयार करने में वे दिन भर जुटे रहे। घर नहीं जा सके, कचहरी में ही कुछ जलपान कर लिया था। बीच बीच में वर्षा में भीगना भी बड़ा था। वाजिब मजदूरी तो मिली नहीं, उसके बदले में जो अनुचित कड़वी बातें सुननी पड़ी वे उनकी मजदूरी से बहुत ज़्यादा थी। रास्ते के कीचड़ और पानी को पार करके संध्या समय घर लौटकर दोनों भाइयों ने देखा, देवरानी चंद्रा जमीन पर आंचल बिछाए चुपचाप पसरी हुई है। आज के बादलों से घिरे दिन के समान वह भी दोपहर में बहुत अश्रु वर्षा करने के कारण सांझ होते होते थककर अत्यंत घुटी घुटी हो गई थी और जेठानी राधा मुंह भारी किए ओसारे में बैठी थी। उसका 1.5 वर्ष का छोटा बच्चा सो रहा था। दोनों भाइयों ने अंदर पहुंचकर देखा, बच्चा नंगा आंगन के एक कोने में चित्त पड़ा सो रहा है। भूखे दुखी राम ने कहा, भात दे। बारूद के बोरे में जैसे आग की चिंगारी गिर पड़ी हो। जेठानी क्षण भर में चीख उठी, भात कहाँ है जो भात दूं? तू क्या चावल दे गया था? मैं क्या खुद रोजगार करके लाती? सारे दिन की थकावट और लांछना के बाद अन्नहीन अंधेरा घर, प्रज्वलित शुद्धानल, गृहिणी के रूखे वचन, विशेषकर अंतिम वाक्य में निहित कुत्सित श्लेष दुखी राम को एकाएक कैसा असहाय उठा। उसने क्रुद्ध बाघ के समान गंभीर गर्जन करते हुए कहा, क्या कहा? और दूसरे ही क्षण उसने हंसिया उठाकर आव देखा न ताव
चट से स्त्री के सिर पर दे मारा। राधा अपनी देवरानी की गोद के पास गिर पड़ी और उसके प्राण निकलने में क्षण भर की भी देर न हुई। रक्त से सने वस्त्रों में चंद्रा अरे ये क्या हुआ रे कहकर चीख उठी। छिदाम ने उसका मुंह दबा दिया। दुखीराम हंसियां पटककर हाथों से मुंह ढके हतबुद्धि के समान धरती पर बैठ गया। बच्चा जाग पड़ा और डर से चीखकर रोने लगा। बाहर उस समय पूर्ण रूप से शांति थी। ग्वाल बाल गायें चराकर गांव की ओर लौट रहे थे। उस पार के चर में नए पके धान काटने गए हुए लोग 5-5, 7-7 के दल में एक एक छोटी नौका करके पार लौटकर परिश्रम के पुरस्कार रूप में 2-4 मुट्ठी धान सिर पर लिए प्रायः सभी अपने अपने घर आ पहुंचे थे। चक्रवर्ती परिवार के रामलोचन काका गांव के डाकघर में चिट्ठी छोड़कर घर लौटकर चुपचाप निश्चिंत भाव से हुक्का पी रहे थे। उन्हें याद आया उनके अपने कोरी असामी पर लगान के बहुत रुपए बाकी हैं। आज उसने कुछ अंश चुकाने का वादा किया था। इस समय वे घर लौटकर आए होंगे, ये सोचकर वह कंधे पर चादर डाल छाता ले बाहर निकल पड़े। कोरियों के घर में घुसते ही उनका शरीर सुन्न पड़ गया। देखा घर में दिया नहीं जलाया गया था। अंधेरे ओसारे में 2-4 मूर्तियां अस्पष्ट दिखाई दे रही थी। रह रहकर ओसारे के एक कोने में से रोने की अस्फुट आवाज़ फूट रही थी और बच्चा ज्यों ही माँ माँ पुकारता रोने की चेष्टा करता छिदाम उसका मुंह दबा देता। कुछ भयभीत होकर रामलोचन ने पूछा, दुखी घर में हो क्या? अब तक दुखी पत्थर की मूर्ति के समान निश्चल बैठा था। उसका नाम लेकर पुकारते ही वह अबोध बालक के समान रोने लगा। छिदाम तुरंत ओसारे से आंगन में उतरकर चक्रवर्ती के पास आ गया। चक्रवर्ती ने पूछा, औरतें शायद झगड़ा कर बैठी हैं। आज तो दिन भर चिल्पो सुनी है। अभी तक किंग कर्तव्य विमूढ़ छिदाम कुछ भी नहीं सोच पाया था। अनेक प्रकार की कल्पनाएं उसके मस्तिष्क में उठ रही थी। आखिर उसने निश्चय किया, रात थोड़ी अधिक हो जाने पर मृतदेह को कहीं भी गायब कर देगा। इस बीच चक्रवर्ती आ उपस्थित होंगे ये उसके ध्यान में ना आया था। चटपट कोई उत्तर ना सूझा। वह कह बैठा, हाँ आज बड़ी कलह हो गई है। ओसारे की ओर बढ़ने की कोशिश करते हुए चक्रवर्ती बोले, किंतु उसके लिए रोता क्यों है रे दुखी? छिदाम को लगा अब खैर नहीं, हठात कह बैठा, झगड़े में छोटी बहू ने बड़ी बहू के सिर में हंसियां दे मारा है। उपस्थित विपत्ति को छोड़कर और कोई विपद भी हो सकती है, ये बात सहज ही मन में नहीं आती। उस समय छिदाम सोच रहा था, कठोर सत्य के हाथ से कैसे रक्षा होगी। मिथ्या उसकी भी अपेक्षा अधिक भीषण हो सकता है, इसका उसे ज्ञान न था। रामलोचन का प्रश्न सुनते ही उसके दिमाग में तत्काल जो उत्तर सूझा वह उसने उसी क्षण कह डाला। रामलोचन ने चौंक कर कहा, क्या कहा? मरी तो नहीं? मर गई है। ये कहते हुए उसने चक्रवर्ती के पैर पकड़ लिए। चक्रवर्ती को भागने का रास्ता ना मिला। सोचा, राम राम, संध्या के समय एक ऐसी विपद में पड़ गया। चक्रवर्ती को भागने का रास्ता ना मिला। सोचा, राम राम, संध्या के समय एक ऐसे विपद में पड़ गया। अदालत में गवाही देते देते ही प्राण निकल जाएंगे। पर छिदाम ने किसी भी तरह उनके पैर ना छोड़े और बोला, पंडित जी महाराज, अब अपनी बहू को बचाने के लिए क्या उपाय करूं? मामलों मुकदमों में परामर्श देने के लिए रामलोचन सारे गांव के प्रधानमंत्री थे। थोड़ा सोचकर बोले, देख इसका एक उपाय है। तू इसी समय दौड़कर थाने जा और कह तेरे बड़े भाई दुखी ने संध्या समय लौटकर भात मांगा था, भात तैयार न था, इसलिए स्त्री के सिर पर हंसिया दे मारा है। मैं निश्चित रूप से कहता हूँ ये बात कहने से छोकरी बच जाएगी। छिदाम का गला सूख गया। उठकर बोला, पंडित जी, बहू चली गई तो बहू तो मिल जाएगी, किंतु भाई को फांसी होने पर भाई तो फिर नहीं मिलेगा। किंतु जब उसने अपनी स्त्री के नाम दोषारोपण किया था तब ये सारी बातें सोची थी। जल्दी में एक काम कर डाला। अब अलक्षित भाव से मन अपने पक्ष में युक्ति
और सांत्वना संचित कर रहा था। चक्रवर्ती को भी ये बात युक्ति संगत प्रतीत हुई। वह बोले, तब तो कुछ हुआ है वही कहो। सब ओर से रक्षा करना असंभव है। यह कहकर रामलोचन तुरंत चले गए और देखते देखते गांव में शोर मच गया कि कोरियों के घर में चंद्रा ने गुस्से में आकर अपनी जेठानी के सिर में हंसियां दे मारा है। बांध टूट जाने पर जैसे पानी का रेला आता है, उसी प्रकार हुंकार भरती हुई पुलिस गांव में आ पहुंची। अपराधी और निरपराधी सभी बड़े उद्विग्न हो उठे। छिदाम ने सोचा, जो रास्ता बनाया है उसी पर चलना पड़ेगा। उसने चक्रवर्ती के सामने अपने मुंह से एक बात कह दी है, वह बात सारे गांव में फैल गई है। अब फिर कोई नई बात फैलने से क्या जाने क्या से क्या हो जाए। किसी तरह उस बात को रखते हुए उसके साथ और 5 बातें जोड़कर स्त्री को बचाने के अतिरिक्त और कोई रास्ता नहीं है। छिदाम ने अपनी स्त्री चंद्रा से अपने ऊपर अपराध ले लेने का अनुरोध किया। उस पर जैसे वज्रपात हुआ। छिदाम ने आश्वासन देते हुए उससे कहा, जो कह रहा हूँ वही कर, तुझे कोई डर नहीं है, हम तुझे बचा लेंगे। आश्वासन तो दे दिया, किंतु गला सूख गया और मुंह का रंग फीका पड़ गया। चंद्रा की उम्र 17-18 वर्ष से अधिक न थी। मुंह हष्ट-पुष्ट गोल था, मंझला कद, गठी हुई देह, स्वस्थ सबल अंग प्रत्यंगों में एक ऐसा सौष्ठव था कि चलने फिरने में, हिलने डुलने में देह को कहीं मानो कोई रुकावट ही प्रतीत नहीं होती थी। किसी नई नाव के समान खूब छोटी और सुडौल वह अत्यंत सहज भाव से चलती थी और कहीं कोई गांठ ढीली नहीं हुई थी। दुनिया के सभी विषयों के प्रति उसको एक कौतुक और कौतूहल था। मोहल्ले में गपशप करना उसे अधिक अच्छा लगता और कमर पर घड़ा रखकर घाट आते जाते अपनी 2 उंगलियों से घूंघट को जरा सा ढककर 2 उज्ज्वल चंचल घनी काली आंखों से रास्ते में जो कुछ भी दर्शनीय होता सब देखती रहती। बड़ी बहू ठीक इससे उल्टी थी, अत्यंत अस्त व्यस्त, ढीली ढाली और अव्यवस्थित। सिर का पल्ला, गोद का बच्चा, घर गृहस्थी का काम, वह कुछ भी नहीं संभाल पाती थी। हाथ में कोई विशेष काम भी न था तो भी उसे मानो कभी फुर्सत नहीं मिल पाती थी। छोटी देवरानी उससे अधिक बात नहीं करती थी। मृदु स्वर में 2-1 चुभती बात कह देती और वह हाय हाय करती, गुस्से में लाल पीली होकर बकती जगती रहती और सारे मोहल्ले को अस्थिर कर देती। पति पत्नी के इन 2 जोड़ों के स्वभाव में एक आश्चर्यजनक मेल था। दुखीराम कुछ लंबा तगड़ा आदमी था, खूब चौड़े हाड़, छोटी नाक, 2 आंखें, जैसे इस दृश्यमान संसार को अच्छी तरह ना समझती हों, ना इससे किसी प्रकार का प्रश्न करना चाहती हों। ऐसा निरीह किंतु भीषण सबल किंतु निरुपाय मनुष्य अति दुर्लभ है। और छिदाम, उसको तो मानो किसी ने बड़े यत्न से किसी चमकीले काले पत्थर से तराश कर गढ़ा हो। उसके अंग सुघड़ थे, अनुपात में कहीं लेश मात्र भी कमी नहीं थी। प्रत्येक अंग में बल और नैपुण्य मिश्रित पूर्णता दिखाई देती थी। नदी के ऊंचे कगार से कूद पड़े, लग्गी लेकर नौका ठेली, बांस के पेड़ पर चढ़कर छांट छांट कर उसकी शाखाएं काट लाए, सभी कामों में उसकी एक अनोखी निपुणता, एक सहज शोभा प्रकट होती थी। बड़े बड़े काले बालों को तेल डालकर संवारे रहता था, जो कंधे तक लटकते रहते थे। वेशभूषा और सजावट में कुछ विलक्षण सावधानी दिखती थी। अन्याय ग्राम वधुओं के सौंदर्य के प्रति यद्यपि उसकी दृष्टि उदासीन न थी और उनकी आंखों को वह मनोरम लगे इसकी उसे काफी चाह थी, फिर भी छिदाम अपनी युवती पत्नी को कुछ विशेष प्रेम करता था। दोनों में झगड़ा भी होता, प्रेम भी होता, कोई किसी को परास्त नहीं कर पाता था। एक अन्य कारण से भी दोनों में बंधन कुछ सुदृढ़ था। छिदाम सोचता, चंद्रा जिस प्रकार की चटुल चंचल स्वभाव की स्त्री है, उसका पूरा विश्वास नहीं किया जा सकता। और चंद्रा सोचती, मेरे पति की निगाहें चारों ओर रहती हैं, उनको जरा मजबूती से ना बांधने पर किसी भी दिन हाथ से छूट जाने में कोई बाधा नहीं है। प्रस्तुत घटना घटने के कुछ समय पहले से पति पत्नी में बड़ी भारी खींचतान चल रही थी। चंद्रा ने देखा कि उसका पति बीच बीच में काम का बहाना करके दूर चला जाता, यहाँ तक कि 2-1 दिन बिताकर आता और कुछ भी कमाकर न लाता। बुरे लक्षण देखकर वह भी कुछ अति करने लगी।
जब तब घाट पर चली जाती, मोहल्ले में घूम आती और लौटकर काशी मजुमदार के मंझले लड़के की खूब चर्चा करती। चिदाम के दिन और रातों में किसी ने जैसे विष घोल दिया हो। कामकाज में कहीं पल भर के लिए भी मन शांत नहीं रह पाता था। एक दिन आकर उसने भाभी को खूब फटकारा। वह हाथ हिलाकर गरजते हुए मृत पिता को संबोधित करते हुए बोली, वह औरत तो तूफान से भी तेज है, उसे भला मैं संभालूंगी। मैं जानती हूँ वह एक न एक दिन सर्वनाश करके रहेगी। पास की कोठरी से आकर चंद्रा ने धीरे धीरे कहा, क्यों दीदी, तुम्हें किस बात का डर है? बस देवरानी जेठानी दोनों में विषम द्वंद्व छिड़ गया। छिदाम आंखें लाल करके बोला, अब यदि कभी सुना कि तू अकेली घाट पर गई है तो तेरी हड्डी पसली चूर कर दूंगा। तब तो छाती में ठंडक पड़ जाएगी। यह कहकर उसी क्षण वह बाहर जाने के लिए तैयार हो गई। छिदाम ने लपक कर उसके बाल पकड़े और उसे खींचकर कोठरी में बंद करके बाहर से दरवाज़ा बंद कर दिया। शाम को काम पर से लौटकर देखा, कोठरी खुली हुई है, घर में कोई भी नहीं है। चंद्रा 3 गांव पार करके सीधी अपने मामा के घर जा धमकी थी। छिदाम वहाँ से बहुत कोशिश करके अनेक मिन्नतों के बाद उसे घर लौटा लाया, किंतु इस बार उसने हार मान ली। उसने समझ लिया जिस तरह अंजलि भर पारे को मुट्ठी में जोर से दबाए रखना मुश्किल है, वैसे ही इस मुट्ठी भर स्त्री को जोर से पकड़कर रखना असंभव है। वह मानो 10 उंगलियों की फांक में से बाहर निकली पड़ी है। छिदाम ने फिर कोई जबरदस्ती नहीं की, किंतु उसके दिन बड़ी अशांति से कटने लगे। इस चंचल युवती के प्रति उसका चिर शंकित प्रेम एक तीव्र वेदना के समान विषम दुखदायी हो गया। यहाँ तक कि कभी कभी उसके मन में आता कि यदि वह मर जाती तो वह निश्चिंत होकर कुछ शांति पा सकता। मनुष्य की जितनी ईर्ष्या मनुष्य पर होती है, उतनी यम पर नहीं। तभी घर में यह घटना घटी। चंद्रा से जब उसके पति ने खून स्वीकार कर लेने के लिए कहा तो वह जड़ होकर देखती रह गई। उसकी काली आंखें आग के समान उसके पति को मानो जलाने लगीं। उसका तन मन मानो धीरे धीरे संकुचित होकर अपने पति राक्षस के हाथों से छूटने की कोशिश करने लगा। उसकी अंतरात्मा नितांत विमुख हो गई। छिदाम ने आश्वासन दिया, तुम्हारे लिए डर की कोई बात नहीं। इतना कहकर पुलिस और मजिस्ट्रेट के सामने क्या कहना होगा ये बार बार सिखाने लगा। चंद्रा ने ये सारी बातें तनिक भी नहीं सुनी। काठ की मूर्ति बनी बैठी रही। सभी कामों में दुखीराम पूरी तौर से छिदाम के ऊपर निर्भर करता था। छिदाम ने जब चंद्रा पर दोषारोपण करने के लिए कहा तो दुखी बोला, तो फिर बहू का क्या होगा? छिदाम ने कहा, उसे मैं बचा लूँगा। दुखीराम निश्चिंत हो गया। छिदाम ने अपनी पत्नी को सिखा दिया था कि तू कहना, जेठानी मुझे हंसिया लेकर मारने आई थी, मैं उसको कटार लेकर रोकने गई, अचानक ना जाने वह कैसे लग गई। ये सब रामलोचन की सूझ थी। इसे ध्यान में रखकर जो अलंकार और प्रमाण देने की आवश्यकता थी, उसने वह भी विस्तार पूर्वक छिदाम को सिखा दिया था। पुलिस आकर जांच पड़ताल करने लगी। चंद्रा ने ही अपनी जेठानी का खून किया है। गांव के सभी लोगों के मन में ये बात बैठ गई। सारे सबूतों से भी यही प्रमाणित हुआ। पुलिस ने जब चंद्रा से पूछा तो उसने कहा, हाँ मैंने खून किया है। खून क्यों किया? पुलिस ने पूछा। वह मुझे सुहाती नहीं थी। कोई झगड़ा हुआ था? नहीं, चंद्रा ने कहा। वह तुम्हें पहले मारने आई थी? पुलिस ने पूछा। नहीं, चंद्रा ने कहा। तुम्हारे ऊपर कोई अत्याचार किया गया था? नहीं। ये उत्तर सुनकर सभी अवाक रह गए। छिदाम तो बिल्कुल बेचैन हो उठा। उसने कहा, ये सही बात नहीं बता रही है। बड़ी बहू ने पहले दरोगा ने उसे कड़ी फटकार लगाकर रोक दिया। अंत में उससे बकायदा जिरह करने पर बार बार वही एक उत्तर मिला। बड़ी बहू की ओर से किसी भी प्रकार का आक्रमण चंद्रा ने किसी भी तरह से स्वीकार नहीं किया। ऐसी ना दबने वाली औरत भी नहीं मिलती। एकदम फांसी के तख्ते पर चढ़ने के लिए तुली थी। किसी भी तरह उसको घेर कर रखना संभव नहीं था। ये कैसा हठ था? चंद्रा मन ही मन पति से कह रही थी, मैं तुम्हें छोड़कर अपने यौवन को लेकर फांसी के तख्ते को वरण कर रही हूँ।
मेरे इस जीवन का अंतिम बंधन अब उसी के साथ है। बंदनी होकर वह निरीह समान चंचल विनोद प्रिय ग्राम वधू चंद्रा कलंक की छाप लेकर अपने चिर परिचित ग्राम पथ से, रथ तला से, बीच हाट के घाट के किनारे से, मजुमदारों के घर के सामने से, पोस्ट ऑफिस और पाठशाला के पास से, समस्त परिचित व्यक्तियों के नेत्रों के सामने से गुजरती सदा के लिए घर छोड़कर चली गई। लड़कों का एक दल पीछे पीछे चला जा रहा था और गांव की औरतें, उसकी सखी सहेलियों, कोई घूंघट में से, कोई दरवाजे की ओट से, कोई पेड़ की आड़ में खड़ी होकर पुलिस द्वारा चालित चंद्रा को देखकर लज्जा, घृणा और भय से रोमांचित हो उठी। डिप्टी मजिस्ट्रेट के सामने भी चंद्रा ने दोष स्वीकार कर लिया। बड़ी बहू ने खून के समय उसके प्रति किसी प्रकार का अत्याचार किया था, यह प्रकट नहीं हुआ, किंतु उस दिन छिदाम गवाहों के कटघरे में आते ही एकाएक रो पड़ा और हाथ जोड़कर बोला, दुहाई है हुजूर की, मेरी पत्नी का कोई दोष नहीं। हाकिम डांट कर उसकी रुलाई रोककर उसके प्रश्न करने लगा। वह एकाएक करके सच्ची घटना बताने लगा। हाकिम ने उसकी बातों पर विश्वास नहीं किया, क्योंकि प्रधान विश्वस्त प्रतिष्ठित गवाह रामलोचन ने कहा, खून के थोड़ी देर बाद मैं घटनास्थल पर पहुंचा था। गवाह छिदाम ने मेरे सामने सब कुछ स्वीकार करके मेरे पैर पकड़कर कहा था, बहू का कैसे उद्धार करूं, मुझे तरकीब बताइए। मैंने भला बुरा कुछ नहीं कहा। गवाह ने मुझसे कहा था, मैं अगर कहूं कि मेरे बड़े भाई को मांगने पर भात नहीं मिला, इसलिए उसने गुस्से की झोंक में पत्नी को मार डाला, तो क्या वह बच जाएगी? मैंने कहा कि खबरदार हरामजादे, अदालत में एक अक्षर भी झूठ मत बोलना, इनसे बड़ा महापाप और कोई नहीं, इत्यादि। रामलोचन ने पहले तो चंद्रा को बचाने के लिए बहुत सी बातों की कल्पना की थी, किंतु जब उसने देखा कि चंद्रा स्वयं अड़कर खड़ी हो गई है, तो सोचा, अरे अरे बाप रे बाप, अंत में क्या झूठी गवाही के झंझट में फंसना पड़ेगा। जितना जानता हूँ उतना ही कहना ठीक है। यही सोचकर रामलोचन ने वही कहा जो जानता था, बल्कि उससे भी कुछ अधिक कहने में उसने कसर न छोड़ी। डिप्टी मजिस्ट्रेट ने मामला सेशन के सपुर्द कर दिया। इस बीच में खेती बाड़ी, हाट बाजार, हास्य रुदन सभी काम चलते रहे और गत वर्षों की भांति धान के खेतों में सावन की अविरल दृष्टि धारा बरसने लगी। अपराधी और गवाह को लेकर पुलिस अदालत में हाजिर हुई। सामने बैठे मुंसिफ की कचहरी में बहुत से आदमी अपने अपने मुकदमे की प्रतीक्षा में बैठे थे। रसोई घर के पिछवाड़े के एक गड्ढे के एक विशेष भाग को लेकर कलकत्ता के एक वकील आए थे और उस प्रसंग में वादी के पक्ष की ओर से 39 गवाह आए हुए थे। सैकड़ों आदमी अपने अपने पाई पाई के हिसाब की बाल की खाल निकालने वाली विवेचना करने के लिए व्याकुल हो आए थे। उनकी धारणा थी कि संसार में अभी तक उससे बड़ी और कोई घटना कभी हुई ही नहीं। छिदाम खिड़की से प्रतिदिन इस अत्यंत व्यवस्थापूर्ण जगत की ओर आप अलग दृष्टि से देखता रहा है। उसे सारी बातें स्वप्न के समान लग रही हैं। अहाते के विशाल वट वृक्ष पर एक कोयल कूक रही है। उसके लिए किसी प्रकार की कानून अदालत नहीं। चंद्रा ने जज के सामने कहा, अजय साहब, एक बात तो बार बार और कितनी बार कहूँ। जज साहब ने समझाते हुए कहा, जो अपराध तुम स्वीकार कर रही हो उसका दंड क्या है तुम जानती हो? चंद्रा ने कहा, नहीं साहब। जज साहब ने कहा, उसका दंड फांसी है। चंद्रा ने कहा, अजय साहब, मैं तुम्हारे पैरों पड़ती हूँ, मुझे वही दे दो ना। तुम लोगों की जो खुशी हो करो, मैं तो अब सहन नहीं कर सकती। जब छिदाम को अदालत में उपस्थित किया गया, चंद्रा ने मुंह फेर लिया। जज ने कहा, गवाह की ओर देखकर बोलो, यह तुम्हारा कौन लगता है? दोनों हाथों से मुंह ढांककर चंद्रा बोली, वह मेरा पति लगता है। प्रश्न हुआ, वह तुम्हें प्यार नहीं करता? उत्तर में चंद्रा ने कहा, ओह, बड़ा प्यार करता है। जज ने पूछा, तुम उसे प्यार नहीं करती? उत्तर में चंद्रा ने कहा, खूब करती हूँ। अब छिदाम से पूछा तो छिदाम ने कहा, खून मैंने किया है। जज ने प्रश्न किया, क्यों? छिदाम ने कहा, भात मांगा था, बड़ी बहू ने भात नहीं दिया।
दुखीराम गवाही देने के लिए आते हुए मूर्छित होकर गिर पड़ा। मूर्छा टूटने पर उसने उत्तर दिया, साहब, खून मैंने किया है। साहब ने प्रश्न किया, क्यों? दुखीराम ने कहा, भात मांग रहा था, भात नहीं दिया। लंबे जिराए के तथा गवाहियां सुनकर जज साहब को ये बात स्पष्ट रूप से समझ में आ गई कि घर की महिला को फांसी के अपमान से बचाने के लिए ये दोनों भाई अपराध स्वीकार कर रहे हैं। किंतु चंद्रा पुलिस से लेकर सेशन अदालत तक बार बार एक ही बात कहती चली आ रही है। उसकी बात में तिल मात्र भी हेर फेर नहीं हुआ। 2 वकीलों ने अपनी इच्छा से आगे आकर उसको प्राण दंड से बचाने की बहुत कोशिश की, किंतु अंत में हार माननी पड़ी। जिस दिन नन्ही सी उम्र में एक काली कलूटी छोटी सी बालिका अपना गोल मटोल चेहरा लिए खेलने की गुड़िया पटक कर अपने बाप के घर से ससुराल आई थी, उस दिन रात में शुभ लग्न के समय आज की इस बात की कल्पना कौन कर सकता था। उसका पिता मरते समय यह कहकर निश्चिंत हो गया था, चलो अपनी बेटी तो ठिकाने लग गई। जेल खाने में फांसी के पहले दयालु सिविल सर्जन ने चंद्रा से पूछा, किसी से मिलना चाहती हो? चंद्रा ने कहा, एक बार अपनी माँ से मिलना चाहती हूँ। डॉक्टर ने कहा, तुम्हारा पति तुम्हें देखना चाहता है, क्या उसे बुलवा लूँ? चंद्रा ने कहा, मरने दो उसे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।